हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रोटेशनल मोशन आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद टॉर्क और टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था, ठीक है। और उसी के साथ वो वाला यूनिट जो है वो खत्म होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इसमें अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग देखें तो 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम लोग सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, यंग्स मॉडुलस वगैरह, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फ्लूइड में आएगा फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड एंड डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन इसमें एडेड है, कन्वेक्शन, कंडक्शन वगैरह, रेडिएशन वगैरह, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कोई भी बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। कोई आप फोर्स लगाए और उसकी वजह से जो है उसकी साइज और शेप जो है वो चेंज हो गई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इसको देखिए, छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको लिखवाता जाऊँगा। It is the ability of the body. It is the ability of the body. It is the ability. It is the ability. It is the ability of the body. Of the body to change its size and shape. Size and shape. Under the action of external forces. Under the action of external forces, ठीक है। आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी को, उसकी शेप एंड साइज जो है वो चेंज होगी। ये किसी वजह से हुआ, कंप्रेसिबिलिटी। उस बॉडी की प्रॉपर्टी थी कंप्रेसिबिलिटी, वो फिर कंप्रेस हो गई, ठीक है। दो चीजें हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर, स्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट। और स्ट्रेन जो होता है चेंज इन साइज अपॉन डेल्टा एल अपॉन, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल की हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो अब देखो ये बात स्ट्रेस क्या है? बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के में जो है कितना फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस। अब आप जब स्ट्रेस लगाओगे तो उस बॉडी में स्ट्रेन आएगा, ठीक है। उस बॉडी की साइज जो है वो चेंज होगी और इसी के रिलेशनशिप को हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। ये क्या कहता है? स्ट्रेन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेस।
ठीक है, तो स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ कोसाइन को हटा दूंगा तो एक कोई कांस्टेंट ले आना होगा। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना लिख लिया आपने? एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल is proportional to the value of modulus of elasticity, modulus of elasticity, modulus of elasticity। बेसिकली ई जो है वो किसी भी मटेरियल पर डिपेंड करता है। सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस है वो इस मटेरियल से बना हुआ है, उस पर हमारा ई डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ई वैल्यू, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हमें ग्राफ बनाना है। तो कुछ देर तक ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी कुछ देर, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। प्रोपोर्शनल जहाँ तक उसका जो लिमिट है, जहाँ तक प्रोपोर्शनल है उसे हम लोग कह देंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट। अब इनके बीच अब प्रोपोर्शनलिटी नहीं, लेकिन अगर आप, मैं डायरेक्ट फोर्स के टर्म में बात कर लेता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स, सिर्फ फोर्स के टर्म में बात कर लो, एरिया को अज्यूम कर लो कि 1 स्ट्रेस कितना हो जाएगा? फोर्स के बराबर है, एरिया की वैल्यू मैंने अगर पर अज्यूम करी, समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है, इसलिए मैं फोर्स के टर्म में। तो आप फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे, आप फोर्स लगा रहे हो किसी को, तो एक कोई लिमिट होगा जहां तक तो प्रोपोर्शनल होगा इसका साइज और फोर्स में जो रिलेशन होगी वो सेम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद एक इलास्टिक लिमिट आएगी, वो लिमिट डिफाइन करती है कि अगर आप उस पॉइंट तक फोर्स लगा, उस पॉइंट तक आप फोर्स ले गए और फिर आपने छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिक अपने पुराने स्टेट में चला गया, इसका शेप जो है वो खराब नहीं होगा। हर बॉडी की इलास्टिक जो लिमिट होती है वो अलग अलग है, सबकी अलग अलग, किसी की कम किसी की ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज बिल्डर है, वो आप समझते हो डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल का ज्यादा लिमिट होगा, वो वापस आ जाएगा। तो वो वाली लिमिट ये, उसके बाद क्या होता है?
एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जहां तक आप फोर्स लगा सकते हो, टूटेगा नहीं। सपोज करो इसी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो एक कोई मैक्सिमम फोर्स होगा जहां तक आप फोर्स की वैल्यू, सपोज कर लो इस पर 10 न्यूटन नहीं अज्यूम करते हैं कि 10 न्यूटन लगाऊंगा जब जाके ये टूटेगा, तो 10 न्यूटन ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ULP, अल्टीमेट लोड पॉइंट। अल्टीमेट लोड पॉइंट, इससे ज्यादा आप लोड नहीं डाल सकते। अगर आपने लोड इससे ज्यादा किया तो वो तुरंत टूट जाएगा, और यही हो रहा है इस केस में। आप तो कह रहे हो सर उससे ज्यादा लोड की वैल्यू, हाँ उससे ज्यादा, लेकिन जब वो टूटना जब स्टार्ट कर देगा तो उस केस में मुझे अल्टीमेट लोड पॉइंट वाला फोर्स नहीं लगाना होगा, उससे कम में ही वो टूट जाएगा। ना आप साइकिल चला रहे हो, तो जब आप साइकिल आप रेस्ट से आप पैडलिंग करना शुरू करते हो तो उस वक्त आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब साइकिल चल रही है तो बस हल्के हल्के आप टांग जो है घुमाते जाओ। साइकिल एक कंटिन्यूअस स्पीड, आई मीन एक नॉर्मल स्पीड की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की नहीं, नॉर्मल स्पीड पे वो हल्का हल्का पैडल वही वाला सी, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और ये किस केस में हमने जो ग्राफ बना रखा है, ये डक्टाइल के केस में है, डक्टाइल मटेरियल इस केस में। ब्रिटल के केस में भी देखिएगा, पहले यहाँ पे ब्रिटल के केस में ज़्यादा कुछ नहीं, वो तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं। पीएल प्रोपोर्शनल लिमिट लिख लेना, पीएल इस ग्राफ को पहले बना लो। यूएलपी अल्टीमेट लोड पॉइंट बना दिया, मैं लिखवा देता हूँ। पीएल बोले तो प्रोपोर्शनल लिमिट, पीएल बोले तो प्रोपोर्शनल लिमिट, ईएल बोले तो इलास्टिक लिमिट, यूएलपी ऐसे डैश करके लिख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे आपने यूएलपी डैश करके लिखा समझ में आ जाएगा। यूएलपी अल्टीमेट लोड पॉइंट और बीपी ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो बात समझो, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा दूँ, मैं इस पे दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगा दूँ, ठीक है। तो कुछ फोर्स की वैल्यू तक कुछ एक लिमिट होगा जिस तक इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल अभी बात कर लेते हैं, सिर्फ लेंथ में वैरी कर रहा है, ठीक है, सिर्फ लेंथ में वैरी करा देते हैं, आसान रहेगा। तो कुछ लेंथ में इसके चेंज आएगा, मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसका लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो एक लिमिट होगी
जिस लिमिट तक हमारा चेंज इन लेंथ और जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एरिया हमने अज्यूम कर रखा है 1, तो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो दोनों प्रोपोर्शनल हो कुछ देर तक, ठीक है, फोर्स की कुछ वैल्यू तक। उस लिमिट को, उस फोर्स की वैल्यू को बेसिकली होना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स से काम चला लेते हैं। उस फोर्स की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पीएल, प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद आएगा एक और लिमिट जहां तक मैं थोड़ा और फोर्स लगाऊं और वो फोर्स जब मैं हटा दूं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक रेंज, एंड दिस रीजन इज इलास्टिक रेंज एंड इलास्टिक। यानी इससे बड़ी वैल्यू जब यहां पर स्ट्रेन की कुछ वैल्यू, स्ट्रेस की कुछ वैल्यू, तो स्ट्रेस अगर मैं इससे ज्यादा कर दूं, स्ट्रेस मैं इस वैल्यू से अगर ज्यादा कर दूं तो उस केस में इसका कुछ चेंज कर देना, यहां स्ट्रेन कर देते हैं। अपने को समझने में आसानी होगी, मैं फोर्स पर यूनिट एरिया की हमेशा बात करता हूं। तो इस फोर्स पे फोर्स अपॉन एरिया पे वो वैल्यू में सपोज कर लो कि हम लोग यहां लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन लिमिट है, काई की लिमिट है, ईएल की लिमिट है, इलास्टिक लिमिट की। तो 10 यूनिट से कम जब तक रखूंगा तब तक फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ सके, और 10 से ज्यादा अगर मैंने लगा दिया तो फोर्स हटाने के बाद अब वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आने वाला, ठीक है। अल्टीमेट लोड पॉइंट ऐसा स्ट्रेस होता है जिस केस में उससे ज्यादा वैल्यू वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अब वो टूटना है उसको। बात एक और आती है कि बीपी पर कम क्यों है, बीपी को तो ज्यादा होना चाहिए। जाके बीपी ब्रेकिंग पॉइंट ये है, इस वैल्यू पे जाके हमारा अगर यूएलपी यहाँ पे है तो बीपी यहाँ पे होगा, तो बीपी की वैल्यू छोटी है, फोर्स की वैल्यू जो है बीपी में छोटी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेक फॉर्मेशन होता है। नेक फॉर्मेशन क्या कहते हैं, सपोज कर लो इस बॉडी को हम लोग फोर्स लगा के, इस बॉडी को हम लोग फोर्स लगा के जो है इसमें यही सारी चीजें हम इन दोनों को बाहर जाना है, आई नो हैं, मुझसे इस हाइट पे लिखा नहीं जाता, जो कैसे मैंने लिख रहा था इस पे से यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं सीरियस नहीं हूँ, ये बोर्ड थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो है। तो नेक फॉर्मेशन यहाँ कुछ ऐसे करना होगा, इसमें पतला और ठीक है, अब खींचोगे तो ये बहुत पल भर के लिए होगा और उससे पहले टूट जाएगा, क्योंकि आप फोर्स इतना ही लगा रहे थे, फोर्स कितना लगा रहे थे आप, यूएलबी के बराबर लगा रहे थे, ये तुरंत टूट जाएगा। लेकिन पहले जो है अगर आप स्लो मोशन में उस केस में आप वीडियो बनाओ, मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि नेक फॉर्मेशन ठीक
बात को लिख लेते हैं, बाकी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, PL और ULP में कोई दिक्कत नहीं है। एक BP में ही आता है कि BP की वैल्यू छोटी थी, इसी बात को लिख लेते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट is less than the ultimate load point, due to the neck formation, गर्दन देखो, गर्दन भैया देखो, यहाँ भी चौड़ा है, यहाँ भी चौड़ा है, ये तो पतला सा है, तो एक शेप वैसा ही बन रहा है, इधर भी फुल साइज का है, इधर भी फुल साइज का है, इधर पतला हो, तो इसलिए नाम दे दिया गया है। कोई नेक वेक से मतलब नहीं है कि उसके अब आँख भी दिखाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है। नेक फॉर्मेशन बिफोर फेल्योर, ठीक है। ये तो डक्टाइल के केस में था, ये किस केस में था? डक्टाइल के केस में। अगर ब्रिटल होता तब क्या होता? अगर ब्रिटल होता तो प्रोपोर्शनल नहीं होता, और डायरेक्ट ब्रिटल का हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट पे जाते, यहाँ कुछ नहीं होता। ये किस केस में ब्रिटल समझते हैं? डक्टाइल और ब्रिटल समझते हो कि नहीं समझते? छत डला हुआ है, छत में मॉडर्न छत की बात कर लेते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये काहे से हुआ है। तो हम लोग क्या क्या डालते हैं इसमें? सरिया डालते हैं, हाँ, तो रोड़ी कहते हैं उसे, हाँ ठीक है, रोड़ी हो गया, सीमेंट बदरपुर। तो मुझे एक बात बताओ, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, सरिया ज़्यादा होना चाहिए या रोड़ी ज़्यादा होना चाहिए? अच्छा, सीमेंट बदरपुर और क्या कुछ और बोला था? हाँ, रोड़ी को भूल जाओ, रोड़ी, हाँ रोड़ी, बालू, बदरपुर, बालू सब एक जगह एक ही कर दो। अब ज़्यादा मत घर बनवाओ मुझसे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि सरिया ज़्यादा होना चाहिए या रोड़ी ज़्यादा होना चाहिए? क्यों? पहले के घरों में वहां जो छत डलता था उसमें क्या होता था? वो वाला नहीं, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न में आ जाओ। एक तो वो ऊपर से क्या कहते हैं, खपड़ैल वाला कहते हैं, वो वाला नहीं, क्या कहते हैं यहाँ पर, वो वाला नहीं कह रहे, वो तो ऐसे करके होता था और ऊपर जो है तो वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वाले छत की बात कर रहा हूँ जो ऐसे होता है, ठीक। और पटिया हो गई, ईंट लगाते हैं और मिट्टी डालते हैं, और इस पूरी कहानी में सरिया नहीं है। तो सरिया की उतनी जरूरत नहीं है जितनी बाकी सारी चीजों की जरूरत। आपने पहले भी तो ऐसा तो होता नहीं था कि 4 साल बाद छत गिर जाता था। बहुत सारी आप पुरानी बिल्डिंग्स देख सकते हो, और सरिया भी अगर पुरानी बिल्डिंग में है तो बहुत ही मिनिमम है।
आजकल तो पूरा वो जाल बिछाया जाता है, ठीक है, पूरा, हाँ, रिंग विंग डाल वाल ये सब किया जाता है। तो सरिया जो है वो इस कैटेगरी में आता है। सरिया आपको पहले से बताएगा नहीं कि मैं टूटने वाला हूं, लेकिन रोड़ी आपको बताएगा कि मैं टूटने वाला हूं, ठीक है। सरिया वाला जो छत होगा एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लिमिट उसकी ज्यादा होगी, लेकिन एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। आपको दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि आपको कोई फोन करके बता दे कि भैया छत गिरने वाला है, ठीक है, कम वैल्यू पे ही छत, 4 लोग ऊपर चढ़ जाए छत गिर जाएगा। लेकिन आपको कोई बता दे कि भैया 4 लोग चले गए हैं ऊपर या चौथा चढ़ रहा है, निकल लो, तो वो वाला अच्छा है कि 100 लोग चढ़े लेकिन कोई बताने वाला ना हो। कौन अच्छा है? 4 लोग वाला बढ़िया है। तो यही काम है सरिया और रोड़ी वाला। लिमिट ज्यादा है, लेकिन आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है कि भैया टूटने वाला है, एकदम से टूट जाएगा। जो भी उसकी लिमिट होगी, जिस वजह से भी वो टूटने वाला है, मैं रीजन की बात नहीं कर रहा हूं इस केस में, ठीक है। इसी बात को मैं, ये तो बहुत ही मैंने डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। इसी बात को पहले लिख लेते हैं। In a mixture of ductile and brittle, तो आजकल जो छत डलता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, ब्रिटल भी चीजें होती हैं और डक्टाइल भी होती है, सरिया भी होता है और रोड़ी भी होती है, ठीक है। और सीमेंट, बदरपुर, ये सारी चीजें हम उन्हें बांधने के लिए लगाते हैं कि वो सारी चीजें एक साथ रुकी रहे, ठीक है। सरिया तो बदल जो है वो थोड़ा सा ऐसे करके रुक भी जाएगा, गोल हो जाएगा अगर कुछ नहीं आप रखोगे, लेकिन रोड़ी कैसे अटकाओगे उसमें? रोड़ी तो सब नीचे आ जाएगी बगैर अगर सीमेंट वगैरह आपने डाले, कुछ कर दिया। तो सीमेंट क्या मकसद क्या है? उसको रोके रहो। In a mixture of ductile and brittle, the amount of ductile material should be slightly less than the amount of brittle material, so that system fail in ductile material. ठीक है, फेल, हाँ, टूट गया है। हमारा जो भी सिस्टम है वो अपना मकसद नहीं कर पाया। छत का क्या काम था? वो रुके रहे, वो नहीं रुका हुआ है, गिरा है, सिस्टम फेल कर गया हमारा। तो इन जनरल टर्म में मैंने आपको बता दी। हर जगह हम लोग छत की तो बात करेंगे नहीं, ऐसी बहुत सारी मशीनरी होती हैं, ब्रिज होता है, नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे इन सब की जरूरत पड़ेगी। So that the system fail in ductile material, ठीक है। आगे बढ़े। तो 3 तरह की स्ट्रेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 तरह की हम लोग स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। तो पहला लिख लो, नॉर्मल स्ट्रेस और
लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एल, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज LONGITUDINAL, ठीक है। अब इसमें हमारा जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। सरफेस है, सो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा इसका एरिया और इसका एरिया सिंपल होगी एफ अपॉन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन साइज अपॉन एक्चुअल साइज। हम लोग यहाँ लॉन्गिट्यूडनल के केस में जाना चाहते हैं, लेंथ वाइज से जानना चाहते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एफ, डेल्टा एल अपॉन एफ, ठीक है। यहाँ देखो मैंने ये लिखा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इस केस में अगर मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालूं दैट इज एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल निकाल सकते, तो इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसी ई का स्पेशल नाम है, इस केस में इस कंडीशन पे स्पेशल नाम है और इससे हम लोग क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। y is equal to f upon a अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको अगर शेप इसकी शक्ल चेंज करना चाहते हो तो ऊपर नीचे करना, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। मैं इसी शक्ल में रहने दूंगा, थोड़ा सा आसानी भैया, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, नया फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है, बस याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल के केस में ई की जो वैल्यू होती है वो वाई होती है। कोई भी थोड़ी सी मोटी बुक है, मोटी बुक या मोटी कॉपी, बुक है कॉपी है, हैं नहीं रोक, अब देखो एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, इस पे मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, सरफेस पे लगा रहा हूँ, ये पूरा का सरफेस पे लगा रहा हूँ, तो देखो इसका शेप चेंज हो रहा है, दिख रहा है, हाँ ऐसे था अब ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसकी अब बात नहीं करेंगे, अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो, shear, SHEAR, shear stress, दिख रहा है, दिखा ना सबको, अभी देखो एकदम ऐसे था
अब मैंने फोर्स लगाया, वो काफ़ी जो है कभी खोली नहीं गई है, ठीक है। हाँ, तो इसकी देखो शेप थोड़ी सी खराब हुई। अच्छा, उससे पहले इसी में थोड़ा सा बात, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो, देखो इनके बीच एंगल 90 डिग्री नहीं बनना, नहीं बनना है, ऐसे होता तब तो 90 डिग्री बनता, ऐसे होता था, इस सरफेस को बनते हो हमने फोर्स ऐसे लगाया, हमने फोर्स ऐसे लगाया। अब अज्यूम कर लो कि ये वाला एंगल जो है कितना है, थीटा है, तो ये भी थीटा हो, सबको देख रहा हो, ठीक है। तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर, हमें सरफेस के अलाउंग लेना नहीं होता है नॉर्मल, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूड की से बात करें तो सरफेस के अलाउंग वाला नहीं लेना होता है, हमें परपेंडिकुलर वाला लेना होता है। तो ये कितना होगा, एफ साइन, ठीक है। अब इसी को पुट करता है, एक चीज ये है, हमें ये वाला इस सरफेस से पूछता है, इसको कह दो आप ए डैश, निकाल सकते हो ए डैश की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दैट ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, बात समझो ना, मैं यहां क्या कर रहा था, मैं सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स दे रहा हूं, ठीक है, और जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया है, मैंने कहा इसका एरिया है। इस केस में उसने दे रखा था कि ये एरिया है, किसी की बॉडी होगी, ठीक है, इधर आगे से देखोगे तो 2D में ऐसे दिखा, ठीक है, इधर से जाके देखोगे तो पूरा एरिया आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से लेंथ आपको सिर्फ दिख रहा होगा, लेकिन अगर इधर से देखोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, तो उसका एरिया उसने दे रखा है। अब फोर्स तो इस सरफेस पे लग रहा है, तो इस सरफेस का मुझे एरिया चाहिए, ये एरिया वैरी करेगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, हैं? तो उसकी मैंने वैल्यू निकाल दी, ए डैश के एरिया उसको, तो वहां से वैल्यू निकाल दी, बाकी सारी चीजें। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, यंग्स मॉडुलस अगर वो निकल पा रहा है, या तो वो परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल पे हमारा सरफेस, तो दोनों केस में हम लोग वाई निकाल सकते हैं। तो इस केस में मेरा स्ट्रेस जो होगा एफ अपॉन ए होता है, एफ अपॉन ए होता है। फिर यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, एफ साइन, और ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन सी। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, स्ट्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की एक केस बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू निकल जाता है, इसको जो है डेल्टा L बाई L Z बाई
ठीक है, आगे बढ़े। पक्की बात, कोई प्रॉब्लम है? हाँ ही रखो। आगे बढ़े, देख लो, फिर मैं कहना कि सर ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई। ये फिर ऐसी बात कर रहे थे, ये लॉन्गिट्यूडनल सरफेस के अराउंड फोर्स लगाऊंगा मैं वहां फोर्स लगाऊंगा सरफेस के अराउंड। ध्यान दें, अगर ये वाली बात आपको क्लियर नहीं हो रही है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर, अच्छा कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस, इस वाले में मैंने इस सरफेस को फोर्स लगाया, अब कहां फोर्स लगा रहा हूं? सरफेस के अराउंड, इस सरफेस के, तो होगा क्या, इसका शेप